हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको रिवाइज करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के बेस पर। इसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लिए ही हुए हैं, जो कि कभी ना कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और मैंने इस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया है कि आपके इस चैप्टर में होने वाले लगभग सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L मूव्स विद अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड V, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड V है जिसमें एक कंडक्टर है L लेंथ का जो कि v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। तो उसका उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, BLV। तो ए वाला जो ऑप्शन है यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स ऑन। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल। ऑब्वियसली एरिया जो होगा और कॉइल की लेंथ जो होगी उन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। मटेरियल ऑफ द कोर, जिस कोर का जो मटेरियल है, जिस भी चीज़ से वो बनी है उस पर भी डिपेंड करेगा ही। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे कॉइल में उतना ज़्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट किस तरह से या किस डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो इसका आंसर होगा कि करंट जो होगा वो कुछ इस तरह से जनरेट करेगा, इस तरह से अपना डायरेक्शन लेगा कि वो इंक्रीज होने वाले फ्लक्स को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो इसका आंसर ए वाला ही हो जाएगा, इट अपोजेस द इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने को अपोज करेगा करंट। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ मैग्नेटिक रिंग प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक रिंग है और वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो करंट किस तरह का इंड्यूस होगा। तो आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट, बी है डायरेक्ट करंट, और पल्सेटिंग करंट, कांस्टेंट करंट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ही आंसर रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शन को स्विच करता रहेगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट। ये चीज़ मैं अभी अभी आपको पिछले 2 या 3 क्वेश्चन पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। उसके लिए होगा ऑलवेज ऑपोजिट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है उसके थ्रू, उस वायर के थ्रू, उसको अपोज करेगा ये। इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पर सेट होगा कि वो चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा लॉ है जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट पर बेस्ड है, प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो इसका आंसर है बेटा लेंज़ लॉ। ठीक है, यानी कि जब किसी कॉइल के आप आसपास में किसी मैग्नेट को लेकर आते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, बाहर से इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और यही जो मैकेनिकल एनर्जी होती है यही कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी अपने आप जनरेट नहीं होती है, आपके द्वारा प्रोवाइड की गई जो मैकेनिकल एनर्जी है वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेट हो जाती है। और इसीलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अपोज करता है एक्सटर्नल चेंजिंग फ्लक्स को। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ के द्वारा ही इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो चलिए बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रांसफॉर्मर द लॉस ड्यू टू एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। एक ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट की वजह से जो
लॉस होता है एनर्जी का, उसको आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो उस लॉस को। तो इसका आंसर होगा लेमिनेटेड आयरन कोर को। उस ट्रांसफार्मर में जो आयरन कोर लगाई गई है, उस कोर को अगर हम क्या करें, लेमिनेट कर दें, पॉलिश कर दें, जिससे क्या होगा कि उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट का लॉस कम हो जाएगा, एडी करंट का फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी और एनर्जी का लॉस बच जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, लेमिनेटेड आयरन कोर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज जीरो व्हेन। एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, कब होगा? तो ऑब्वियसली बेटा करंट या ईएमएफ इंड्यूस तभी होता है किसी कॉइल में जब उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो। तो आप देखो यहाँ पर जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। तो ए वाला ही आपका आंसर है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। फैराडेज लॉज आर रिलेटेड टू। फैराडेज लॉज किस चीज से या किस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। ठीक है, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए लॉज दिए थे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर होगा हेनरी। ठीक है, वेबर जो होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है, टेस्ला जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है, जूल एनर्जी की एसआई यूनिट होती है। तो आपके इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, हेनरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द ईएमएफ इंड्यूस इन अ लूप ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इस मैक्सिमम व्हेन द फील्ड। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इंड्यूस ईएमएफ किसी लूप में जो होगा, है ना, यहाँ पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, तो वो मैक्सिमम कब होगा? तो अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको पढ़ते हैं हम लोग। ए ऑप्शन दिया है चेंज एट कांस्टेंट रेट, कि क्या कांस्टेंट रेट से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है, ऐसा भी कोई कंसेप्ट नहीं है। इंक्रीजेज या डिक्रीजेज रेपिडली। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जितनी हाई स्पीड के साथ, जितनी तेजी के साथ में इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हो, ठीक है, उतना ही तेजी से या उतना ही ज़्यादा अमाउंट में ईएमएफ इंड्यूस होगा लूप के अंदर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ही आपका ऑप्शन जो रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एसी जनरेटर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो देखो बेटा, प्रिंसिपल इसका कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने यहाँ पर साइड में नोट दे दिया है एक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और आप कह सकते हो कि फैराडेज के लॉस पर बेस्ड होकर भी वर्क करता है। ठीक है, फैराडे ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, when the magnetic flux linked with a coil changes from 2 Weber to 5 Weber in 0.3 second, average induced EMF is। तो उस सर्किल में, उस कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा, ये पूछा है। तो देखो बेटा, यहाँ पर फ्लक्स चेंज कितना हुआ, 2 वेबर से 5 वेबर, यानी कि फाइनल फ्लक्स में से अगर इनिशियल फ्लक्स को माइनस करें तो चेंज कितना आया फ्लक्स में, 3 वेबर का। ठीक है, और हमारे लिए इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर फ्लक्स 3 वेबर का चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ, 0.3 सेकेंड में। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे इसको तो आंसर कितना आएगा, 10 वोल्ट। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, अराउंड 10 वोल्ट के अराउंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कुलर कॉइल है जो कि r रेडियस वाली है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। इफ द फील्ड चेंजेस एट रेट dv/dt, और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, वहां पर चेंज होना शुरू हो जाए dv/dt के रेट से। ठीक है, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा,
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो डिस्टेंस का ही लिया है, यहाँ पर आर लिया है, रेडियस को लेकर चले हैं। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज होगा इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो इसका आंसर देखो आप, यहाँ पर फ्लक्स तो ये होता ही है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिए हैं। अब अगर ये फ्लक्स बी डॉट ए चेंज कर रहा है डी टी के साथ में, टाइम के साथ में, तो हम लोग यहाँ पर बी की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ही लिखेंगे और ए की जगह पर एरिया लिख देंगे सर्किल का, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि आर का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चल रहा है ईएमएफ। ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है, आर स्क्वायर के। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड एरिया a रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा है कि अगर हमारे पास में दो साइड से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, और बीच में कोई कॉइल रखी हुई है और उस पर वो रोटेट कर रही है ना, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा और कितना होगा। तो देखो, रोटेटिंग कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, एंड साइन ओमेगा टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है, रोटेटिंग एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 रहे तो उस केस में आपका मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू करोगे तो आप 1 हो जाएगा, तो 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप लोग कह सकते हो एन बी ए और ओमेगा। तो आपका फर्स्ट वाला ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, if the number of turns of a solenoid is doubled keeping all the other quantities constant the induced EMF will be। अगर किसी सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स को केवल डबल कर दिया जाए, बाकी हर चीज कांस्टेंट रखी जाए, सेम रखी जाए, ठीक है, मटेरियल सेम रखा जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखा जाए, तो आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डबल हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट है वो तो हम चेंज कर नहीं रहे, केवल नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया है। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर जो नीचे दी हुई क्वांटिटीज हैं उनमें से कौन सी चीज है जो कि इंड्यूस ईएमएफ को इफेक्ट नहीं करती, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो देखो, इंड्यूस ईएमएफ के लिए वही फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, नंबर ऑफ टर्न्स और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स जो होता है वो V इंटू ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो इफेक्ट डालता ही है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर हमको इस फॉर्मूले में। ठीक है, दूसरा दिया है नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी चेंज होने पर भी क्या करेगा, मैग्नेटिक जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी चेंज होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस के लिए यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, फ्लक्स वाले केस में भी और इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले में भी हम लोग देख पा रहे हैं। रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल पर इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस कॉइल का रेसिस्टेंस क्या है इससे। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन है, एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। एडी करेंट्स कब प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो बेटा, वैसे तो ये अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो इस टॉपिक्स को उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, बट फिर भी 1 मार्क्स में अगर पूछा जा सकता है, और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है कि एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। एडी करेंट्स कब प्रोड्यूस होते हैं। अ कंडक्टर इज स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर है और स्टेशनरी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर,
या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हो। तो बी वाला ही हमारा आंसर है बेटा। अगर किसी कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हो और कंडक्टर एक प्लेट शेप में हो, तो वहां पर क्या होगा, सर्कुलर शेप में एडी करेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो आपका बी वाला ही ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस लॉ इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, लेंस लॉ जो है वो कौन से प्रिंसिपल को के साथ में कंसिस्टेंट है, मतलब उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरह का एक क्वेश्चन में पहले एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे अब। तो क्वेश्चन है बेटा, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट एंड आउटपुट पावर्स आर। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में इनपुट और आउटपुट पावर्स क्या होती हैं? तो इसका आंसर होगा बेटा इक्वल होती हैं। ठीक है, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में इनपुट और आउटपुट पावर्स हमेशा इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इक्वल वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन है, when the current in primary coil of a transformer decreases the current in secondary coil how it will change। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज करेगा। अगर प्राइमरी कॉइल में, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में अगर करंट डिक्रीज करता है तो बेटा सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा। क्योंकि अभी अभी हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में कि पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, है ना, ई इंटू आई या वी इंटू आई। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज इंक्रीज करेगी, दूसरी चीज डिक्रीज करेगी। अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, यानी कि प्राइमरी कॉइल में अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स चलता है। ठीक, तो ठीक है बेटा, इस चैप्टर में जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते थे या प्रीवियस ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने ट्राई किया है कि लगभग चैप्टर का हर कंसेप्ट इसमें इंक्लूड हो जाए, इन क्वेश्चंस में इंक्लूड हो जाए। तो हमारा इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, और इनको आपने ठीक से समझा है तो अच्छा है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।